everyone, I'm Monica and welcome again to our YouTube channel Lead Academy. आज हम आपके साथ जो हमने कल प्रॉमिस करा था यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का पार्ट नंबर 2 जिसमें हमारी कुछ प्रॉपर्टीज रह गई थी, आज हम उसे कंटिन्यू करने वाले। आई होप आप सबको सारी की सारी प्रॉपर्टीज पहले वाले समझ में आई होंगी। किसी को कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी या कोई भी सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। ओके, आई होप यू आर ऑल डूइंग फाइन, सो लेट्स स्टार्ट। ओके, तो प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर्स ये आपके पास जो सेकंड पार्ट है। सबसे पहले आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? आज सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं प्रेशर, जो हमने बेसिक डेफिनेशन कल पढ़ी थी। यू मस्ट रिमेंबर कि आपके पास हमने देखा था कि प्रेशर को हमने कैसे डिफाइन करा था, फोर्स पर यूनिट एरिया। ऐसे रादर देन सेइंग डायरेक्टली फोर्स पर यूनिट एरिया, हमने देखा था कि वो वाला बल यानी कि वो फोर्स जो कि 90 डिग्री पे लग रही हो किसी भी सरफेस पे पर यूनिट एरिया, उसको हम क्या लेके चलते हैं, यानी कि किसी भी सरफेस पे प्रेशर, है ना, यानी कि थ्रस्ट पर यूनिट एरिया। ये आपके पास एग्जैक्ट डेफिनेशन। आज हम देखेंगे प्रेशर ऑफ लिक्विड। मेनली इसमें हम फ्लूइड से जो भी आपके पास प्रॉपर्टीज रह गई थी वो हम पढ़ेंगे। पहला आपके पास है प्रेशर ऑफ लिक्विड, यानी कि द्रव में दबाव। देखो, इसके आपके पास कुछ एक एसेंशियल थिंग्स है जो हमें पता होने चाहिए। पहली बात, ये होता क्या है, हर 90 डिग्री पे लगाया हुआ, सोचो वॉल्स हैं आपके पास, ये रहा कंटेनर, देखो ये वॉल्स पे कैसे आपके पास प्रेशर लगा रहा है, 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री नॉर्मल। ऊपर सरफेस पे ऐसे आपके पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी है, पर लिक्विड हमेशा आपके पास क्या कर रहा है, नॉर्मल फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। कहाँ पे? पर यूनिट एरिया जिस पे भी वो एक्ट कर रहा है। सपोज ये मेरा एरो इस एरिया पे एक्ट कर रहा है ना, तो ये जो आपके पास नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया लग रही है कंटेनर की वॉल्स पे, व्हाट इज दिस? दिस इज प्रेशर ऑफ अ लिक्विड। क्या है ये? प्रेशर किसका? द्रव का, किसी भी लिक्विड का। इसी को ही हम कह देते हैं कि आपके पास ये प्रेशर अप्लाई करेगा, हमेशा किस डायरेक्शन में करता है, 90 डिग्री पे अप्लाई करेगा। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा प्रेशर। अब इसके अलावा देखो, आपको एक चीज पता होनी चाहिए, ये हमने थोड़ी सी कैलकुलेशन से बता रखा है, पर आपको अगर फॉर्मूला भी याद रहेगा तो आपका काम हो जाएगा। क्या फॉर्मूला याद रखना है हमने? कि आपके पास जैसे जैसे हाइट के साथ मैं अंदर चले जाऊं, देखो एक तो हम अर्थ सरफेस पे हैं तो कुछ प्रेशर है ना, और एक आपके पास अर्थ सरफेस के ऊपर जब चले जाएं माउंटेन एरिया में तब आपके पास कुछ प्रेशर होता है। एक आपके पास आप वाटर की डेप्थ में चले जाओ तब प्रेशर। तीनों पे अगर आप देखोगे, सपोज यहाँ पे अर्थ सरफेस पे हम ले लेते हैं, अर्थ सरफेस पे हमारे पास प्रेशर कितना होता है, 760 mm ऑफ Hg। ठीक है, ये इतना मरकरी लेवल, जो मरकरी होता है बैरोमीटर में, उसकी अगर मैं 760 मिलीमीटर हाइट ले लूँ तो वो अर्थ सरफेस के ऊपर हमारा प्रेशर होता है। इसके अगर आप ऊपर चले जाओगे अर्थ सरफेस पे, यानी कि माउंटेन रीजन्स में, यानी कि अबव हाइट चले जाते हो, तो प्रेशर क्या हो जाता है, तो प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। क्यों होगा? देखो ये अर्थ सरफेस है, हमने कल कहा था कि जितना भी एटमॉस्फेयर हमारे पे प्रेशर लगा रहा है, आप किसी इस हाइट पे पहुंच के, तो अब जो कॉलम है एटमॉस्फेरिक गैसेस का, वो उसकी हाइट कम हो जाएगी, नहीं कम होगी ना। देखो अगर सपोज करो पहले आपके पास यहाँ पे हम थे, यहाँ पे आपके पास ये पूरी की पूरी हाइट कितनी ज्यादा थी, अब आप यहाँ पहुंच के तो हाइट जो होगी गैसेस की वो कम होगी, तो ऊपर प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज। ऑन द सरफेस पे हम मान लेते हैं P, और नीचे पानी में, ये देखो हम सरफेस पे यही कह रहे हैं, अंडर द वाटर, अंडर द वाटर आपके पास क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज होगा, राइज होगा। कितना इंक्रीज होगा वो हमें हाइट से देखना पड़ेगा। कैसे? सपोज करो ये वाटर का सरफेस है, ये वाटर का सरफेस है, इधर से मैं इस हाइट पे पहुंच गई, किस हाइट पे, इस पॉइंट पे, P पॉइंट पे अंदर वाटर के, तो मेरे पास इस हाइट से कितना प्रेशर अंदर आ जाएगा, इतना आ जाएगा, रो जी एच, इतना प्रेशर आ जाएगा इस पॉइंट पे, P पॉइंट पे। और इसके अलावा अगर ये ओपन है तो ऊपर से कौन सा प्रेशर आएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, तो टोटल प्रेशर देखो क्या हो जाएगा, P पॉइंट पे टोटल प्रेशर हो जाएगा आपके पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस प्रेशर ड्यू टू दिस हाइट, ये हो जाएगा। तो आपको वेरिएशन पता होनी चाहिए हाइट के साथ कैसे, और कौन सी हाइट, ध्यान रखना हाइट कौन सी लेनी है, सरफेस से, सरफेस ऑफ वाटर से इधर से हाइट लोगे। ठीक है, तो ये आपके पास यहाँ से आपके पास जितनी भी हाइट होगी, जैसे जैसे हाइट अंदर जाते जाओगे पानी में, उतना ज्यादा प्रेशर क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, और वेरिएशन क्या होती है हाइट के साथ, रो जी एच।
तो प्रेशर, हाँ ये ध्यान रखना, अभी हम लॉज ऑफ प्रेशर में भी पढ़ेंगे। प्रेशर लिक्विड में एरिया से अफेक्ट नहीं होता, हाइट से अफेक्ट होता है कि हाइट कितनी है सरफेस से, सरफेस जहाँ पे आपके पास ओपन सरफेस या वाटर सरफेस जो भी आपके पास दे रखा है। बाकी ये तो नॉर्मल कैलकुलेशन है, मास को हम लिख सकते हैं आपके पास रो इंटू वी यानी कि डेंसिटी इंटू वॉल्यूम और जी बाय ए, और आपके पास ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा एंड यू विल गेट रो जी एच। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं लॉज ऑफ लिक्विड। एक एक लॉ को ध्यान से समझना, अगर कोई कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आए तो हमें पता होना चाहिए। ठीक है, पहला आपके पास देखो क्या है लॉ। पहला लॉ कहता है प्रेशर इनसाइड द लिक्विड इज सेम एट एवरी पॉइंट ऑन द सेम हॉरिजॉन्टल प्लेन। होना भी चाहिए, अगर तुम यहाँ पॉइंट ले लो, यहाँ पॉइंट ले लो, यहाँ पॉइंट ले लो, अगर सरफेस पे है तो सिर्फ एटमॉस्फेरिक प्रेशर झेलेगा। थोड़ी और हाइट पे चले जाओ यहाँ पे तो प्रेशर कुछ और हो जाएगा, और ज्यादा होगा या कम, ज्यादा होगा या कम अभी देखते हैं। देखो यहाँ पे हमारे पास क्या करें हम, ये मान लेते हैं पॉइंट ए, फिर ये बी, ये सी, इसकी हाइट h1, फिर यहाँ से हाइट h2 और ये हाइट नीचे h3, हाइट इंक्रीज हो रही है, ये छोटी फिर बड़ी फिर बड़ी। तो आपके पास प्रेशर क्या होता है, प्रेशर अभी हमने देखा था रो जी एच। इस वाले सरफेस पे सबका प्रेशर सेम, इस वाले सरफेस पे सबका प्रेशर सेम, और कितना, किसका सबसे ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा होगा हमारे पास इसका प्रेशर। हाइट से प्रेशर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, फिर उससे कम बी का, फिर उससे कम सी का। तो एक अगर हॉरिजॉन्टल प्लेन में, ये मेरे पास कोई लिक्विड का कंटेनर है, एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में सबका जो सरफेस पे प्रेशर रहेगा वो सेम रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहे हैं। नेक्स्ट कहते हैं द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द लिक्विड इज नॉर्मल टू एनी सरफेस। अभी हमने देखा था कि जो भी प्रेशर लिक्विड अप्लाई करती है वो कैसा करती है, 90 डिग्री पे, 90 डिग्री के कोण पे, नॉर्मल टू द सरफेस विद विच द लिक्विड इज इन कॉन्टेक्ट, जिसके साथ वो कॉन्टेक्ट में है यानी कि उसकी सतह टच हो रही है उधर, उधर हमेशा वो कैसे लगा रही होगी, 90 डिग्री पे एंगल पे फोर्स। ठीक है, प्रेशर सॉरी, द प्रेशर एट एनी पॉइंट विद इन द लिक्विड, जो अंदर लिक्विड के प्रेशर ले रहे हो वो इंडिपेंडेंट है कि शेप कैसी है लिक्विड सरफेस की। मान लो मैंने यहाँ पे आपके पास एक शेप ले ली ऐसे, ठीक है, एक शेप ले ली मैंने इस तरह की, ये एक शेप ले ली मैंने ऐसे, और सब में आपके पास जो लेवल है पॉइंट जो है ये वाली हाइट, या फिर हम जहाँ पे भी पॉइंट देखना चाह रहे हैं, मानो मैंने यहाँ से देखा, ये भी तो ये वाली हाइट सबकी सेम है, तो प्रेशर भी आपके पास क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। मतलब कहने का ये है कि आपके पास कोई भी प्रेशर एट एनी पॉइंट विद इन द लिक्विड वो इंडिपेंडेंट है कि उसकी शेप कैसी है लिक्विड सरफेस की, और उसके अलावा एरिया क्या है लिक्विड सरफेस का, सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करेगी हाइट पे। अगर हाइट सरफेस से लिक्विड सरफेस से सेम है तो फिर आपको चिंता करने की बात नहीं है, फिर आपके पास क्या होगा, प्रेशर सेम होगा इररिस्पेक्टिव ऑफ द शेप, इररिस्पेक्टिव ऑफ द एरिया कि किस तरह का क्षेत्रफल या किस तरह की उसकी शेप है, आकार है। ठीक है, अगला आपके पास है सेंटर ऑफ प्रेशर। वो पॉइंट होता है, जैसे सपोज करो हमने मान लिया कि सेंटर ऑफ प्रेशर होता क्या है, सेंटर ऑफ प्रेशर एक आपके पास वो पॉइंट होता है जहां पे बॉडी अगर इमर्स करी गई है लिक्विड में तो सारी रिजल्टेंट लिक्विड का प्रेशर उस पर एक्ट करे, वो सेंटर ऑफ प्रेशर होता है। ठीक है, एक पॉइंट है बस जहां पे सारा रिजल्टेंट जो प्रेशर है उस पर एक्ट करे, उसे सेंटर ऑफ प्रेशर बोलते हैं। बाकी ये आपको देखो, ये सारे के सारे लॉज थोड़ा सा इसको ब्रीफली आपको बता रखा है इसमें कि प्रेशर इंक्रीजेज विद डेप्थ, जैसे जैसे आप हाइट पे जाओगे प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ से H1 अभी हमने देखा था, और यहाँ H2, और ये हाइट H3 यहाँ तक। तो जैसे जैसे प्रेशर हाइट इंक्रीज, प्रेशर भी इंक्रीज। क्यों? क्योंकि ये रो GH है इसलिए, तो ये भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। अगला एक पिस्टन से हमने ऐसे इसको दबाया, मैंने कल भी बताया था आपको, ये कौन सी लॉ बताती है, एक्ट्स इन ऑल डायरेक्शन, पास्कल्स लॉ बताती है ना। अगर मैंने सपोज करो यहाँ पे अगर, चलो ये तो इन्होंने अलग अलग जगह कर रखा है, यहाँ पे अगर 2-3 मैंने होल कर दिए होते ना, छेद कर दिए होते, तो जैसे ही मैं इसमें ऐसे लिक्विड ऐसे कर रही हूँ पंप आउट, ये प्रेशर क्या आएगा सब में सेम। ठीक है, तो ये आपके पास कि प्रेशर एक्ट्स इन ऑल डायरेक्शन, और वो भी कैसा, नॉर्मली 90 डिग्री पे। लास्ट आपके पास देखो, ये भी आपके पास ये बता रहा है, मैंने जो अभी आपको बताया था कि अगर आपके पास हाइट सेम होगी, हाइट सेम, तो प्रेशर ये भी इक्वल, ये भी इक्वल, ये भी इक्वल, ये भी P, ये भी P, ये भी P। जिस प्रेशर पे मतलब जो लिक्विड आ रहा होगा ना यहाँ से, उस प्रेशर, यहाँ प्रेशर जाने वाला, यहाँ प्रेशर जाने वाला, ये सारे सेम होंगे। ठीक है,
चलो नेक्स्ट चलते हैं, फ्लो फ्लूइड्स। अब आप देखेंगे इसमें तरल पदार्थ का प्रवाह, कितने टाइप के प्रवाह यानी कि फ्लो हम पढ़ते हैं, तीन बेसिकली, जो आपके पास मेन तो वैसे हम दो होते हैं, स्ट्रीमलाइन और टर्बुलेंट, पर एक आपके पास तीसरा होता है लैमिनार फ्लो, जिसको हम लैमिनार फ्लो भी बोलते हैं। देखो एक एक करके पढ़ते हैं इसको। पहला हम पढ़ते हैं कौन से वाला, स्टेडी फ्लो, यानी कि धारा रेखा प्रवाह। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है एक ऐसा फ्लो जिसमें जो वेग होता है पार्टिकल्स का, जो अगर मैं इसका पार्टिकल का वेग लूं यानी वेलोसिटी लूं, इसी के पीछे जो दूसरी वेलोसिटी है वो बिल्कुल सेम हो, मतलब कि सेम डायरेक्शन में वेलोसिटी जो जा रही है वो हर एक पार्टिकल की बिल्कुल सेम सेम, ऐसे क्यू में जा रहे हो तो ना बच्चे, क्यू में जा रहे हैं बिल्कुल सीधे सीधे स्ट्रेट स्ट्रेट विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। तो ऐसा फ्लो जब आपके पास लिक्विड का होता है, इसे हम क्या बोलते हैं, धारा रेखा प्रवाह। आप देख भी सकते हो, अगर वो कन्वेंशनल जो टूटियां होती है ना, हमारी टैप होती है, अगर जिसमें हमने कोई भी वो नहीं लगा रखी, नेट या जाली नहीं लगा रखी, तो अगर आप उसे ऑन करते हो यानी कि उसको अगर आप रोटेट करोगे, पानी अगर उसमें से निकल रहा है और स्पीड उसकी स्लो है, तो आप देखोगे सारे पैरेलल पैरेलल ऐसे जा रहे होते हैं, नीचे जाते जाते जरूर हो जाता है, पर अगर उसकी हाइट थोड़ी सी ही है, ग्रेविटी का इतना ज्यादा वो नहीं पड़ रहा, तो आपके पास देखोगे बिल्कुल ऐसे स्ट्रीम लाइन फ्लो आ रहा होता है। या अगर पाइप लेटा हुआ है और हमने उसमें पानी का फ्लो कर रखा है बहुत नॉर्मल सी स्पीड पे, तो भी उसका जो फ्लो होता है वो ऑलमोस्ट आपके पास कैसा और होता है, स्ट्रीम लाइन। अगला है लेमिनार फ्लो। लेमिनार फ्लो आपके पास ये भी हमें काफी बार देखने को मिलता है, इवन आपके पास जो पाइप्स वगैरह भी होते हैं उसमें भी हमारे पास जो उसका कांटेक्ट में आ रहा होता है ना सरफेस लिक्विड का, जो पाइप के साथ सतह पे जुड़ा होता है, वो थोड़ा ड्रैग महसूस करता है, वो थोड़ा धीरे धीरे आ रहा होता है, बीच में से पानी फटाफट फास्ट फास्ट आ रहा होगा। तो एक ऐसा फ्लो जिसमें लिक्विड जो होगा वो लेयर्स के फॉर्म में ट्रेवल करे, ठीक है। आप रिवर्स में भी देख सकते हो, जो फ्लोइंग रिवर्स होती है ना, उसका ऊपर वाला सरफेस जो ज्यादा आपके पास उसमें फ्लो आता है, तो वो बहुत ऐसे जल्दी जल्दी से फ्लो कर रहा होता है, नीचे वाला थोड़ा स्टेगनेंट होता है वाटर, है ना। तो लेयर्स के फॉर्म में जब लिक्विड आपके पास फ्लो करे, उसे हम क्या कहते हैं, लैमिनार फ्लो, ठीक है। अगला है टर्बुलेंट फ्लो। ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं इसे ऐसे भी बोलते हैं कि पानी में एडीज बन गया, क्या बोलते हैं, एडीज बन गए, यानी कि एक ऐसे तितर बितर सा हो गया पानी, ऐसे इधर उधर चला गया। कैसे, देखो जैसे आपके पास हमने अब जो हमारी टैप है टूटी जो है उसको बहुत तेज फास्ट फ्लो में हमने खोल दिया, तो आप देखते हो उसको ऐसे ऐसे अरे चले जाती हैं उसके सारे की सारी ड्रॉपलेट्स, है ना। वो कैसा आपके पास फ्लो होता है, उसे हम बोलते हैं टर्बुलेंट फ्लो, या फिर क्या बोलेंगे, विशुद्ध प्रवाह, ठीक है। तो ये आपके पास जो आता है, जैसे हम यहाँ पे ले लें तो ऐसे ऐसे करके आपके पास ये वाली चीज, ये एडीज बन जाते हैं इसमें, एडीज जब बन जाएंगे वाटर के, और ऐसा फ्लो जो होगा उसे हम क्या बोलते हैं, टर्बुलेंट फ्लो, ठीक है। तो ये कुछ फ्लोज हैं जो आपको पता होने चाहिए कि इनका क्या क्या बेसिक है। नेक्स्ट आपके पास है विस्कोसिटी, यानी श्यानता, ठीक है। इसमें हम देखो क्या पढ़ते हैं, इसमें आपके पास कुछ भी नहीं है, अगर आपने फ्रिक्शन फोर्स मैकेनिक्स में पढ़ी है ना, तो आप मान के चलो कि हमारी फ्लूइड की जो मैकेनिक्स जो हम उसमें मान के चलते थे, जैसे फ्रिक्शन है, मैं अगर चलने लगी मेरे मोशन को रिलेटिवली अपोज करेगी जो फोर्स, वो क्या होती है, फ्रिक्शन फोर्स है ना। ऐसे ही जो विस्कोसिटी होती है ये फ्लूइड्स के केस में आती है, ये किसको अपोज करेगी, रिलेटिव मोशन ऑफ फ्लूइड को, जो कहाँ पे चल रहा है, किसी भी सरफेस पे चल रहा है, ठीक है। तो हम इसको मान सकते हैं, मतलब इमेजिन करने के लिए कि याद रहे हमें कि हमारे पास जो यहाँ पे फ्लूइड्स की जो आपके पास फ्रिक्शन फोर्स होती है वो एक विस्कोसिटी, विस्कस ड्रैग आ जाता है, वो फोर्स होती है, ठीक है। तो विस्कोसिटी एक प्रॉपर्टी है आपके पास लिक्विड की, जिसकी वजह से वो लिक्विड जो फ्लो कर रहा हो वो ऑपोजिशन फील करे, ठीक है। ऑपोजिशन फील करे यानी कि रिलेटिव, वो आगे जाना चाह रही है, फिर उसको कोई पीछे खींचने वाला है, ऐसे कोई फोर्स लग रही हो उस पर, तो हम उस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, विस्कोसिटी, ठीक है। और ये आती किस वजह से, देखो डिफरेंट डिफरेंट लेयर, अगर आप देखोगे ना कोई नीचे वाला सरफेस है, हमने हनी ले लिया, आपको पता चलता है ऊपर से कुछ ऐसा सा सरफेस बन जाता है, जब वो फ्लो हो रहा होता है ना ऐसे, ये ऊपर ऐसे से फ्लो हो रहा होता है, तो आप देखते हो कि नीचे वाली जो आपके पास लेयर है वो तो आराम से मूव कर रही होती है, ऊपर ऊपर वाली ऐसे लेयर करके उनकी स्पीड स्लो डाउन हो जाती है। तो लेयर्स के फॉर्म में जब आपको रिलेटिव मोशन जो होता है उसका अपोज होता हुआ दिखता है, इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, विस्कोसिटी, ठीक है। अगर विस्कस ड्रैग एफ, ये मान ली मैंने, जो मैं कह रही हूँ ना पीछे खींच रही है, तो इस विस्कस ड्रैग को अगर मैं एफ मान लूँ, ये एक्ट कर रही है बिटवीन टू लेयर ऑफ लिक्विड, दो लेयर मान ली मैंने, देखो ऐसे ऐसे, ये सपोज ये थी एक आपके पास ये लेयर है ऐसे, ये फर्स्ट लेयर, ऐसे ये सेकेंड लेयर, ये थर्ड लेयर, ऐसे लेयर्स के फॉर्म में अगर एक्ट कर रही है, दो लेयर के बीच में मैंने विस्कस ड्रैग एफ मान ली ऑफ एरिया ए,
इसके हमने क्या ले लिया, ये एरिया फिक्स कर लिया हमने लेयर का ए। एंड हैविंग अ वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेलोसिटी ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है, कभी कभी अगर आपसे डायरेक्ट डायमेंशन भी पूछ लें तो वेलोसिटी ग्रेडियंट का मतलब सिर्फ इतना होता है कि डिस्टेंस के साथ कैसे स्पीड स्लो डाउन हो रही है या वेलोसिटी चेंज हो रही है डिस्टेंस के साथ, तो उसे हम क्या बोलते हैं, वेलोसिटी ग्रेडियंट। ठीक है, तो इसको लिखेंगे कैसे, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन डिस्टेंस, तो इसे वेलोसिटी ग्रेडियंट बोलेंगे। और होता भी है, मैंने कहा जैसे आपके पास वो चलता है ना जो लिक्विड, उसकी जो आपके पास लेयर्स वाइज जो स्पीड में चेंजमेंट आती है डिस्टेंस के साथ, वो एक्ट कर रही होती है जब आपके पास रिलेटिव ऑपोजिशन हो रहा होता है, तो आपको ऐसा ही देखने को मिलता है कि आपके पास जो विस्कस ड्रैग है उसे लेयर्स की फॉर्म में पीछे खींच रहे हैं। ठीक है, इसको लिखेंगे कैसे, अगर यही सिनेरियो हम लेके चल रहे हैं, इसको हम लिख सकते हैं विस्कस ड्रैग को, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी आपके पास, जो ये विस्कस ड्रैग हम कह रहे हैं, एक तो लेयर एरिया का, जो लेयर का एरिया है उस पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, दूसरा किससे, dv बाय dx से, यानी कि वेलोसिटी ग्रेडियंट से, बट विद अ नेगेटिव डायरेक्शन। जैसे जैसे डिस्टेंस पे जाओगे वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है ना, तो एक आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव साइन, और दूसरा जो आपके पास कोफिशिएंट आ जाता है प्रोपोर्शनैलिटी का, वो क्या है, इटा, इसे क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ये नेगेटिव साइन किस लिए है, क्योंकि विस्कस जो फोर्स होती है वो ऑपोजिट एक्ट कर रही होती है फ्लो ऑफ लिक्विड के, ये dv बाई dx इसके ऑपोजिट एक्ट कर रही होती है, ये विस्कस ड्रैग हमारी। ठीक है, ये सिंपल सा फॉर्मूला है, माइनस एटा ए dv बाय dx। अगला टॉपिक हम जो पढ़ने जा रहे हैं अब वो है क्रांतिक वेग, यानी कि क्रिटिकल वेलोसिटी। रेनॉल्ड नंबर भी इसमें इन्वॉल्व होता है, ये दोनों चीजें आपको बताती है, जो आपने फ्लो पढ़े थे ना अभी, स्ट्रीमलाइन, लेमिनार, टर्बुलेंट, उन फ्लो को आप नंबर की हेल्प से भी बता सकते हो। या अगर मैं ये बोलूं मैक्सिमम वेलोसिटी, वो सबसे ज्यादा वेग जिसको अगर मैं मानूं जब तक आपका जो फ्लूइड है वो कैसा हो, स्टेडी मोशन में हो, यानी कि स्ट्रीमलाइन फ्लो में हो, तब मैं उसको वेलोसिटी को क्या कहूंगी कि देखो इतना टैप खोलोगे तब तक तो ऐसे पानी सीधा सीधा आएगा। ठीक है, तो ये जो आपके पास मैक्सिमम वेलोसिटी होती है किसकी, आपके पास फ्लूइड की, कि जब तक आपके पास मोशन कैसा हो, स्टेडी हो, यानी स्ट्रीमलाइन हो, तो उस वेलोसिटी को, उस वेग को हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल वेलोसिटी। ठीक है, इसको हम बोलते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी। और अगर हम एक्सपेरिमेंट से देखें तो आपके पास ये जो क्रिटिकल वेलोसिटी होती है, ये एक कांस्टेंट आ जाता है इधर, एक रेनॉल्ड नंबर, रेनॉल्ड नंबर इसका कांस्टेंट है, डिपेंड किस पे करती है, इटा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पे, इस पे, आर यानी कि रेडियस ऑफ द ट्यूब जहां से भी हम उसे ले रहे हैं फ्लो करता हुआ, और रो डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, जो आप फ्लूइड लेके चल रहे हो, जिसका मोशन आप देखना चाह रहे हो। ये रेनॉल्ड नंबर की कुछ वैल्यूज होती हैं जो बताती हैं कि मोशन स्टेडी है यानी कि स्ट्रीमलाइन है। अगर 2200 नंबर से कम हो एनआर की वैल्यू तो मोशन कैसा होता है, फ्लो कैसा होता है, स्टेडी, स्ट्रीमलाइन। अगर ऑलमोस्ट आपके पास 2200 हो तो फ्लो थोड़ा अनस्टेबल सा, मतलब आप बता नहीं सकते कि क्या टर्बुलेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा, लैमिन आ रहा है कि आपके पास, तो अनस्टेडी सा फ्लो आ जाता है। और उसके बाद आपके पास एनआर की वैल्यू ग्रेटर देन 2200, फिर आपके पास कैसा होगा, फ्लो टर्बुलेंट, कब, 2200 वैल्यू से बड़े एनआर पे, यानी कि रेनॉल्ड नंबर, ये रेनॉल्ड नंबर है, ये रेनॉल्ड नंबर की वैल्यूज है, इसके कंपैरिजन में आप कैसे बता सकते हो स्ट्रीमलाइन और टर्बुलेंसी को। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं टॉर्सलीज लॉ ऑफ फ्लक्स। नाम से नहीं डरना, बहुत इजी सी बात है, देखो हम समझ लेंगे अभी इसको। टॉर्सली बहिर्वाह नियम, देखो इसमें आप क्या करते हैं, ओके आप लोग के लिए, आप कोई स्टूडेंट था आई थिंक आमी करके, तो उन्होंने हमें कहा था कि हिंदी में भी होना चाहिए, तो मैं भी हिंदी मीडियम से हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा हमने ये करने की कोशिश करी है, देखते हैं जितना हो पाएगा, जितने आगे तक और जा पाएगा। देखिए टॉर्सलीज लॉ ऑफ फ्लक्स में आपके पास क्या जाता है, क्या कहते हैं कि सिंपल सी बात है, देखो ध्यान से समझना। आप लोगों ने देखा है कि मैकेनिक्स में अगर मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को फ्री फॉल करवाती हूँ, फ्री फॉल यानी कि अंडर द इम्पैक्ट ऑफ ग्रेविटी उसको मैं फॉल करवाती हूँ, तो होता क्या है, होता यह है कि जैसे ही वो नीचे गिरता है, तो अगर मैं उसकी फाइनल स्पीड निकालूं, देखो इस इक्वेशन से तो आप वाकिफ होगे, ये तो मतलब इसको तो मिले हुए होगे, देखो इससे v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as, सबने मिला हुआ ना, सारे सब जानते हैं ना इस इक्वेशन को। देखो तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2s, अब मेरा जो ऑब्जेक्ट है
वो मैं फ्री फॉल करवा रही हूँ, ठीक है। तो अब हम बताओ, अगर मैं उसे फ्री फॉल करवा रही हूँ, मुझे फाइनल वेलोसिटी देखनी है, मैंने इसे सिर्फ ड्रॉप कराया। ड्रॉप कराने के लिए यू की वैल्यू क्या होती है, 0, है ना। तो यू की वैल्यू हो जाएगी 0। किसके इम्पैक्ट में करवा रहे हैं, ग्रेविटी, तो एक्सेलरेशन क्या होगी, जी। तो इसको कर देते हैं जी। और हाइट हम ले लेते हैं जहां से मैंने इसे ड्रॉप करा, ये यहाँ से लेके अर्थ सरफेस की हाइट, तो इसको हाइट ले लेते हैं। तो v की वैल्यू क्या आती है, v की वैल्यू आ जाएगी √2gh, आ जाएगी ना। यही टोर्सलीज ने बताया था, वो ऊपर कहता नहीं मेरा तो लिक्विड है, मैं अभी फ्री फॉल करवा, वैसे आप मान सकते हो याद करने के लिए, पर उसने करा क्या, एक्सपेरिमेंटली लिक्विड को देखा था। क्या कहता है, ये कहता है कि वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स, वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स मतलब वो वेग या वेलोसिटी जिससे लिक्विड फ्लो होगा एक ऑरिफिस से। अगर मैं ऑरिफिस कर दूं, मटका है, मटके में मैंने एक छेद कर दिया, वहां से जो लिक्विड बाहर आएगा, वहां पे आपके पास जो वेलोसिटी आएगी उस लिक्विड की बाहर आने की, इन अ वेसल कंटेनिंग लिक्विड, वो किसके इक्वल होगी, वो इक्वल होगी टू दैट ऑफ द वेलोसिटी, वो वेलोसिटी के जो कि फ्रीली फॉली बॉडी एक्वायर करेगा, यानी कि उसे ले लेगा जब वो नीचे तक जाने वाला होगा, ग्राउंड सरफेस को टच करने वाला होगा, फॉलिंग थ्रू अ वर्टिकल डिस्टेंस, और जो किसके इक्वल होगी, वो हाइट, वो डिस्टेंस किसके इक्वल होगा, टू द डेप्थ ऑफ द ऑरिफिस, यानी कि जहां पे आपका ऑरिफिस खत्म हो रहा है वहां तक की हाइट, ठीक है। बिलो द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड, और कहाँ से लेना है वो ऑरिफिस की डेप्थ, सरफेस से बिलो, यानी कि जहां पे आपके पास वाटर सरफेस है वहां से बिलो। सपोज यहाँ पे मेरा आपके पास होल है और ये ऊपर वाटर सरफेस है, तो इन दोनों के बीच की जो हाइट है वो, अरे यहाँ से देख लेते, देखो ये आपके पास लिक्विड है और ये हाइट है, तो इन दोनों के बीच की जो ये हाइट है h, ये वाली आपके पास जो हाइट होगी इसके इक्वल, अगर मैं उसमें डालू ना v इज इक्वल्स टू √2gh, है वही फॉर्म, पर हाइट कौन सी आएगी, सरफेस से ऑरिफिस तक, ठीक है, ऑरिफिस की डेप्थ, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी v इज इक्वल्स टू √2gh, बिलो द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड, ये हमने देखना है हाइट। बस इतना सा उसने बताया था टोर्सलीज ने, और कुछ भी नया नहीं बताया, तो ये आपने एक्सपेरिमेंटली उसने बताया। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि क्या होता है टोर्सलीज थ्योरम से, तो हमें पता होना चाहिए। अंडरस्टूड, आई होप पेरेंट्स आपको समझ में आया हो। नेक्स्ट करते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, ये बहुत इंटरेस्टिंग सी है, छोटू सी है, देखो अविरतता का सिद्धांत, इसमें क्या कहते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में, इसमें हम कहते हैं कि देखो एक बात है, आप एक पाइप, गार्डन में बैठे हो, गार्डन में हम क्या कर रहे हैं, पाइप से पानी दे रहे हैं, ठीक है, हमारे जो प्लांट्स है उसको। अब मुझे करना है कि मेरे को यहीं से बैठे बैठे मुझे दूर वाले प्लांट को पानी देना है, तो मेरा मन नहीं है आगे जाने का, तो मैंने क्या करा, उसके जो पाइप है, जो एरिया है, उसको पिंच कर दिया। पिंच करूंगी तो क्या होगा, तो क्या होगा मैम, वो क्या होगा, आगे की तरफ चला जाएगा, है ना, मतलब कि उसकी स्पीड फास्ट होगी, ये मानते हो ना, ये तो करा होगा सबने, हमने करा है कहीं कहीं भी किसी ना किसी इंस्टेंट में। तो पाइप को अगर मैं पिंच कर दूं एरिया, तो वो जो एरिया पिंच करने की वजह से जो वाटर फ्लो होगा उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी, वेलोसिटी क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी। वही हमें इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी बताती है। कहते हैं कि अगर आपके पास एक पाइप हम इन्होंने अपना लिया है, सपोज ये एरिया A1 ले लूँ और ये एरिया A2 ले लूँ, इधर से जाने वाला जो वाटर की स्पीड है वो V1 ले ले और इधर से जाने वाली V2 ले ले। तो इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी हमें ये कहती है कि आपके पास एरिया से इनवर्सली लोगी वेलोसिटी, ऐसे तो ये देखो किस से के पास मास कंजर्वेशन प्रिंसिपल पे कहते हैं जितना मास और इधर से जा उधर से निकलेगा भी, और निकलना भी चाहिए भाई, गायब थोड़ी हो जाएगा बीच में से, है ना। तो जितना मास यहाँ से वाटर का जा रहा है उतना ही यहाँ से निकलेगा। तो हम किसको कैसे लेके चलते हैं, रेट ऑफ मास एंटरिंग एट एंड ए, ये वाले एंड ए इज इक्वल्स टू रेट ऑफ मास लीविंग एट एंड टू। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आ जाता है इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, जो हमें क्या कहती है, जो हमें कहती है A1 इज इक्वल्स टू V2। मैं देखूं A1 बाई A2 इज इक्वल्स टू V2 बाई V1। जब भी इनवर्स रिलेशन आता है ना, आप इसको ऐसे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, एरिया इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। मोर द एरिया लेस विल बी द वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड जो उसमें से जा रही है। जितना ज्यादा क्षेत्रफल होगा उतना आपके पास लिक्विड की स्पीड क्या होगी, वेलोसिटी यानी कि वेग क्या होगा, उधर से कम होगा, ठीक है। देखो तो तभी उल्टा रिलेशन आता है, 1 के आगे 2 है तो समझ जाना है कि आपके पास ये दोनों कैसे है, इनवर्स रिलेशन में, यानी कि अगर A1 बड़ा है तो कौन बड़ा होगा, V2 बड़ा है। अगर A2 आपके पास
छोटा है तो कौन छोटा होगा, V1 छोटा, मतलब ऐसे हमारे पास, ठीक है। तो ये रिलेशन आ जाएगा दोनों में। इसमें बस कुछ नहीं कर रखा है इन्होंने, छोटी सी कैलकुलेशन कर रखी है, डेंसिटी और ये आपके पास वेलोसिटी इनटू टाइम, पर है किस पे बेस्ड, मास कंजर्वेशन पे। और इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कहती क्या है, ये कहती है कि एरिया कम कर दो और पानी उतना ही आ रहा है तो स्पीड उसकी क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी, बस इतना, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं बर्नौलीज थ्योरम। बर्नौलीज थ्योरम बेशक से आपके पास थोड़ी सी आपने जब पढ़ी हो डेरिवेशन बहुत ज्यादा ऐसे लंबी चौड़ी हो, पर हमारे पास जो इसका काम है वो बहुत सिंपल सा है। हमने एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर करने हैं, इसके कॉन्सेप्ट को समझना है, और उसके बाद आपको इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं लगेगा। और कुछ इसके एप्लीकेशंस, जैसे कि आपके पास एरोप्लेन का आपके पास जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसे बनना होता है, आप एटोमाइजर यानी कि वो ऐसे अगर पिंच करते हैं तो आपके पास फटाफट से ऐसे जाता है फ्लूइड, वो कैसे आता है। तो ये कुछ एप्लीकेशन है, पहले समझते हैं बर्नौलीज थ्योरम है क्या। बर्नौलीज थ्योरम यानी कि बर्नौली की प्रमेय क्या है। इसमें सिर्फ हम पहले वाली इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में किसका कंजर्वेशन लगाया था, जल्दी जल्दी सोचो क्या था, मास कंजर्वेशन, है ना। इतना तो आपने कर लिया होगा, है ना, जो ध्यान से देख रहे हैं। मास कंजर्वेशन, इसमें हम क्या लेके चलते हैं, इसमें हम लेके चलते हैं किस पे बेस्ड है, एनर्जी कंजर्वेशन पे। एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड है हमारी बर्नौलीज थ्योरम। क्या कहती है, देखो ये कहती है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम बिफोर, कोई भी हम फिर से हम स्ट्रक्चर ले ले जहां से वाटर जा रहा है, तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम बिफोर, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम आफ्टर, ये दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो एनर्जी क्या रही, बिफोर एंड आफ्टर इक्वल है, तो एनर्जी कौन क्या रहती है, कंजर्व्ड रहती है। कौन सी एनर्जी, प्रेशर एनर्जी यानी कि दबाव ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा, और पोटेंशियल एनर्जी यानी कि आपके पास क्षितिज ऊर्जा। ये आपके पास स्थितिज ऊर्जा, ये जो है पर यूनिट वॉल्यूम, अगर मैं वॉल्यूम के हिसाब से पर यूनिट वॉल्यूम लूं तो आपके पास ये सारी की सारी किसके इक्वल आ जाएगी, पर यूनिट वॉल्यूम आफ्टर की, सारी एनर्जीज का सम पर यूनिट का आफ्टर, ठीक है। तो प्रेशर, काइनेटिक और पोटेंशियल कैसे कैसे लिखेंगे, प्रेशर को सिंपल P1, और काइनेटिक एनर्जी में m की जगह बस आपके पास क्या आ जाएगा, रो, क्योंकि मास पर यूनिट वॉल्यूम है ना इसलिए बस। और इधर भी आपके पास क्या आ जाएगा, रो जी एच, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, और ये आपके पास दोनों साइड क्या होगी, इक्वल। इससे कंक्लूजन आते हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने बहुत सारे वो भी देखे होंगे, रूफ जो होती है वो ओवरटर्न की हो जाती है, जैसे वो होता है ना हमारे विलेजेस में, रूफ जो होती है वो ओवरटर्न की हो जाती है, ऐसे वाली कोई किसी की वो स्ट्रॉज वाली वो बनी हुई है तो रूफ ओवरटर्न हो जाती है। वो इसलिए होती है, देखो आपके पास जैसे यहाँ पे से अगर वेलोसिटी, हाई वेलोसिटी से विंड आ रही होती है, तो जहां पे भी V1 ज्यादा हो जाएगा, वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी, वहां आपके पास प्रेशर क्या हो जाता है, वहां पे आपके पास अगर यहाँ पे भी देखोगे, देखो अगर एरिया और V का चलो तो वो तो कंटिन्यूटी से आप देख चुके हो कि मोर द एरिया लेस विल बी द वेलोसिटी। A1 बड़ा है तो वेलोसिटी V1 क्या होगी, कम होगी। अब इधर देखो, अगर आपके पास V2 बड़ा है यानी कि स्पीड कहीं पे ज्यादा है, वेलोसिटी ज्यादा है वहां पे, तो आपके पास वहां प्रेशर भी क्या होगा, कम होगा, ठीक है, इनवर्स रिलेशन। तो जहां पे फटाफट से स्पीड चल रही है वहां पे एक लो प्रेशर रीजन क्रिएट हो जाएगा, विंड जहां ज्यादा है ना वहां लो प्रेशर रीजन क्रिएट हो जाएगा। और जहां पे आपके पास विंड कम है यानी कि आराम से हवा चल रही है, कुछ ज्यादा स्पीड नहीं है, उधर आपके पास प्रेशर क्या होगा, ज्यादा। तो होता यहाँ पे भी यही है, ऊपर विंड ज्यादा है, प्रेशर यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिक्रीज, अंदर का प्रेशर ज्यादा है तो ये ओवरटर्न कर जाएगी ऐसे, इसलिए ये बर्नौलीज थ्योरम पे है। तो ध्यान रखना ये तीन रिलेशन आपके पास, A2 ये A और V का इनवर्स रिलेशन है, एरिया और वेलोसिटी का, और V और प्रेशर का, ये भी इनवर्स रिलेशन, ठीक है। इंक्रीज्ड फ्लूइड स्पीड, जहां इंक्रीज्ड फ्लूइड होगी, स्पीड इंक्रीज होगी, वहां पे डिक्रीज्ड इंटरनल प्रेशर, प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं सरफेस टेंशन एंड बिलीव मी, इससे आपके पास 2-3 बार क्वेश्चन पूछे हैं, सेम सेम क्वेश्चन पूछ लेते हैं, कुछ नया भी पूछेंगे तो भी आपके पास इस कॉन्सेप्ट्स में सारे क्वेश्चन आंसर हो जाएंगे पक्का। तो सरफेस टेंशन क्या होता है आपके पास, पृष्ठ तनाव इसको बोलते हैं। देखो करना क्या है इसमें, ये आपको दिख रही है यहाँ पे ये निडल दिख रही है, थोड़ी देर के लिए निडल भी सस्टेन कर सकती है आपके पास वाटर के सरफेस पे। आप पूछेंगे किस प्रॉपर्टी से, तो आप लोग बताओगे सरफेस टेंशन की प्रॉपर्टी से, क्योंकि आपने पढ़ा है हमारे साथ, है ना। कैसे, देखो सरफेस टेंशन का मतलब क्या होता है, सरफेस मतलब वाटर का सरफेस, और टेंशन मतलब कि खिंचाव, है ना। तो हम कहते हैं, जैसे आप सपोज करो माइंड में सोचो, बलून होता है ना, बलून वो फुला हुआ नहीं, ऐसे जो हमने अभी फुलाया नहीं है खाली बलून, उसको ऐसे स्ट्रेच करो तो उसका जो रेड कलर होगा वो थोड़ा लाइट रेड हो जाएगा,
कैन इमेजिन राइट। तो रेड कलर का हो जाएगा लाइट, तो हम वो खींचा हुआ महसूस करें ना थोड़ा उससे, वो तो काफी खिंचावट है, पर लिक्विड जो है आपके पास वाटर, वो भी ऐसे खिंचा खिंचा सा महसूस करे, उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, सरफेस टेंशन। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं, ऐसी प्रॉपर्टी जिसकी वजह से फ्री सरफेस, यानी कि जो ऊपर एयर के कांटेक्ट में है, फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड जो रेस्ट पे है, वो बिहेव करे एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह, खिंचे हुए परत की तरह। ठीक है, टेंडिंग टू कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि वो क्या कर रही है, अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही है, सो एज टू पोसेस मिनिमम सरफेस एरिया, मिनिमम सरफेस एरिया पोजेस करने की कोशिश करे। तो स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह करे वाटर या फिर फ्लूइड, लिक्विड बेसिकली, तो हम क्या कहेंगे उसे, सरफेस टेंशन प्रॉपर्टी। कहीं मिनिमम सरफेस एरिया एक्वायर करने की कोशिश कर रहा है, तो भी कौन से वाली प्रॉपर्टी है, सरफेस टेंशन, मिनिमम वॉल्यूम सरफेस टेंशन। ठीक है, इसको लिखेंगे कैसे, ये तो हो गया समझने वाला। अब इसकी डेफिनेशन हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं, फिजिक्स में न्यूमेरिकली तो बताएंगे ना मतलब क्या है, तो कैसे बताएंगे, इट इज द फोर्स एक्टिंग नॉर्मली 90 डिग्री पे ऑन यूनिट लेंथ, जो कि एक इमेजिनरी लाइन होगी, होगी नहीं हम मान के चलेंगे, ड्रॉन ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड। ठीक है, ये मेरा लिक्विड है, ये देखो ये लिक्विड है, डिपेंड नहीं करता, पूरा का पूरा लिक्विड नहीं लेके चलना, छोटी सी कोई लेंथ मान लो, हर जगह सरफेस टेंशन सेम ही रहेगी। अरे बलून खींच रखा है तो हर जगह से उतना ही खिंचाव होगा ना, है ना। तो हमने क्या करा, एक यूनिट लेंथ यहाँ पे मान ली सरफेस पे, और कहा इसके जो परपेंडिकुलर फोर्स लग रही है ऐसे ऐसे, ये देखो ये खिंचा हुआ महसूस कर रहा है, ये 3D आपको बस इमेजिन कर लेना, खिंचा हुआ महसूस कर रहा है। तो इस यूनिट लेंथ पे जो ये परपेंडिकुलर फोर्स दिखाई दे रही है, यही फोर्स पर यूनिट लेंथ आपके पास क्या बताएगी, सरफेस टेंशन। बस लिख देते हैं, देखो इसको T से डिनोट कर लेते हैं हम सरफेस टेंशन को, फोर्स पर यूनिट लेंथ, यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, न्यूटन पर मीटर, डायमेंशन क्या हो जाएगी इसकी, डायमेंशन भी लिख लेते हैं। अब तो हम बहुत ज़्यादा, हमारे पेरेंट्स बहुत स्मार्ट है, MLT-2, और ये आ जाएगी L इनवर्स, तो क्या आ गया, ML, और ये ज़ीरो हो गए तो MT-2, है ना, MLT-2 और ये L इनवर्स, L1 और ये इनवर्स, तो ये 0 MT-2, ये आ जाएगी आपके पास सरफेस टेंशन की डायमेंशन। ओके, नेक्स्ट करते हैं, आपके पास सरफेस टेंशन की कुछ प्रॉपर्टीज, एक एक प्रॉपर्टी अगेन मैं कह रही हूँ ध्यान से सुनना, इसमें से भी पास्ट ईयर का क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, फर्स्ट, सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड इंडिपेंडेंट होगी एरिया ऑफ द सरफेस पे, चाहे आप एरिया एक ग्लास लो, उसका एरिया लो, वाटर वही है, तो फिर हम उसको क्या कर रहे हैं, एक टब में मान रहे हैं वो वाले वाटर को, टेम्परेचर सेम है, तो सरफेस टेंशन भी आपके पास क्या होती है, सेम होती है, सरफेस पे डिपेंड, सरफेस एरिया पे डिपेंड नहीं करेगी। ठीक है, स्टील निडल जो कि एक फ्लोट करवाई जा सके सरफेस ऑफ लिक्विड पे, किससे करवाई जाएगी, ड्यू टू सरफेस टेंशन से, थोड़ी देर के लिए हम सस्टेन कर सकते हैं। स्फेरिकल शेप ड्रॉप्स या बबल्स, ये सारी की सारी शेप किसकी वजह से हम अंडरस्टूड कर सकते हैं, यानी कि समझ सकते हैं, सरफेस ऑफ अ लिक्विड टेंड्स टू हैव अ मिनिमम सरफेस एरिया, कोई भी सरफेस जो होता है लिक्विड का, वो मिनिमम एरिया लेने की कोशिश करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, हमने अभी देखा था। तो इट हैज द मिनिमम सरफेस एरिया फॉर गिवन वॉल्यूम, कौन सी शेप ऐसी है जिसमें आपके पास मिनिमम सरफेस एरिया आता है किसी गिवन वॉल्यूम के लिए, तो वो हमारे पास है स्फेयर। इसलिए आपके पास जब भी ड्रॉप्स बनती है, जब भी बबल्स बनते हैं, वो कैसे शेप के होते हैं, स्पेरिकल शेप के। ठीक है, तो ये हम कर सकते हैं, किससे समझ सकते हैं, सरफेस टेंशन की प्रॉपर्टी से। कॉन्सिक्वेंस ऑफ सरफेस टेंशन इज दैट, ये आपके पास समझने से पहले पहले मैं आपको बता दूं सरफेस टेंशन किस किस चीजों पे डिपेंड करती है। अगर मैं इसको देखूं, एक तो आपके पास इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर पे देखो क्या होगा कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर को इंक्रीज कर दोगे, सोचो एक ठंडा पानी है और एक आपके पास गर्म पानी है, अभी बॉइलिंग वाटर, तो सरफेस टेंशन आपके पास खिंचाव किस में ज्यादा होगा, ठंडे वाले पानी में, तो सरफेस टेंशन डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर को करो डिक्रीज तो सरफेस टेंशन हमारी इंक्रीज, ओ दोनों टी आ गए, इसको लिख लेते हैं, टेम्परेचर को करोगे डिक्रीज तो सरफेस टेंशन हमारी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर हो गया, अब इम्प्योरिटी करते हैं, इम्प्योरिटी पे भी फर्क पड़ता है भाई, अगर सॉल्ट डाल दो पानी में तो आपके पास जो इम्प्योरिटी डालने की वजह से सरफेस टेंशन इंक्रीज हो जाएगी, कोई ऑयल ग्रीस मिट्टी डर्ट ऐसे कुछ चीजें डाल दो तो उसकी वजह से आपके पास जो सरफेस टेंशन हो जाती है वो डिक्रीज हो जाती है, तो डिपेंड करता है आपने कौन सी इम्प्योरिटी यूज करी है। ठीक है, तो सरफेस टेंशन गेट्स अफेक्टेड बाय एडिंग इम्प्योरिटीज।
और इलेक्ट्रिसिटी पास करो लिक्विड में से, तब भी सरफेस टेंशन आपके पास डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो ये कुछ फैक्टर है। ओके, जिसको छोड़ दिया था, अब ध्यान फरमाना यहाँ पे, मतलब गौर फरमाना। कॉन्सिक्वेंस ऑफ सरफेस टेंशन इज दैट प्रेशर इनसाइड अ स्फेरिकल ड्रॉप। एक स्फेरिकल ड्रॉप इमेजिन करो फटाफट से अपने माइंड में। वो कह रहे हैं सरफेस टेंशन का एक कॉन्सिक्वेंस है, कहते हैं कि प्रेशर इनसाइड द स्फेरिकल ड्रॉप या फिर बबल वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द प्रेशर आउटसाइड। अगर ये ड्रॉप बना दी मैंने, तो ये जो आउटसाइड प्रेशर है और ये एक इनसाइड, जिसकी वजह से ये ड्रॉप जो है वो बबल फॉर्म में है, ये ज्यादा है एज कंपेयर टू द आउटसाइड। तो P इनसाइड इज ग्रेटर देन द P आउटसाइड। नेक्स्ट, ये आया था भाई आपके पेपर में एग्जाम में, और ये पूछने का उनका वो भी होता है, एनसीईआरटी में भी आपकी टीचर कहती होगी, ये डेरिवेशन जरूर कर लेना, पेपर में आएगी। देखो, एक्सेस प्रेशर फॉर लिक्विड ड्रॉप और बबल फॉर्म्ड इन द लिक्विड, या तो ये बोला हो कि एक्सेस प्रेशर बताना, एक्स्ट्रा प्रेशर किसी लिक्विड ड्रॉप का या बबल का जो फॉर्म हुआ है किसमें, इन अ लिक्विड। तो पानी के अंदर जो बबल बना है उसका एक्सेस प्रेशर क्या है, 2S/R। एस यहाँ पे सरफेस टेंशन है भाई, ध्यान रखना। तो आपके पास सिर्फ इतना पूछा था पास्ट ईयर में पेपर में, एक मैंने देख रही थी मैंने, जब हम देखते हैं तो 1/R रिलेशन पूछ रखा था आपके पास, वो मैं भी डिस्कस भी करेंगे। तो बस इतना सा है। एक्सेस प्रेशर फॉर बबल, बबल हो सिंपल आपके पास, सोप बबल हो, तो उसमें एक्सेस प्रेशर कितना हो जाता है, 4S/R। इतना ध्यान रखना है। लिक्विड वाले में हमारे में कम, और ये इसमें ज्यादा होगा। देखो होता भी क्या है, यहाँ पे भी एयर है, इस वाले में सोप बबल में अंदर भी एयर है, तो आपके पास यहाँ पे जो सरफेस इसकी जो प्रेशर होगा ना, एक्सेस प्रेशर, वो डबल हो जाता है किससे, एक खाली अगर लिक्विड का बबल हो तो। ठीक है, ध्यान रखना ये। चलिए नेक्स्ट करते हैं। कभी कभार आपको टेस्ट करने के लिए, आपके कॉन्सेप्ट्स को टेस्ट करने के लिए, या फिर पेपर अगर थोड़ा सा उनका लेवल हार्ड आया, तो आपको सरफेस टेंशन और सरफेस एनर्जी में डिफरेंस करना पता होना चाहिए। हमने करा है डिस्कस कि सरफेस टेंशन आपके पास सरफेस एरिया पे डिपेंड नहीं करती, बट सरफेस एनर्जी जरूर करती है। क्या होती है सरफेस एनर्जी, अगर मैंने कोई आपके पास ये सपोज करो मेरी ये एक सॉफ्ट फिल्म है या फिर कोई लिक्विड फिल्म है, मैं इसको यहाँ से ऐसे खींच के एरिया इंक्रीज कर रही हूँ, तो मेरा जितना वर्क डन जा रहा है इसका एरिया इंक्रीज करने में, वो स्टोर्ड हो रही है इसकी पोटेंशियल एनर्जी में। इसी एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, सरफेस एनर्जी। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं ये देखो, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स इन द सरफेस ऑफ अ लिक्विड, इसी को हम बोलते हैं सरफेस एनर्जी। सरफेस एनर्जी को लिखेंगे कैसे, ये हमारी सरफेस टेंशन है, बार बार गिर गिर की तरह, कभी टी आ जाता है कभी ऐसा होता है, कोई बात नहीं, पर मैं आपको बताती रहूंगी। ये क्या है आपके पास, सरफेस टेंशन। ठीक है, सरफेस एनर्जी को क्या लिख सकते हैं, सरफेस टेंशन इनटू डेल्टा ए। डेल्टा ए कौन सा, जो मैं इंक्रीज इन एरिया कर रही थी ना वो, तो वेयर टी इज द सरफेस टेंशन, वो लिखा हुआ था, काम खा लिख दिया। डेल्टा ए इज द इंक्रीज इन सरफेस एरिया। देखो अब करेगी ये सरफेस एनर्जी और ये एरिया है ना, इसके फॉर्मूले में, टेंशन के फॉर्मूले में नहीं था, तो टेंशन नहीं करेगा, उसको टेंशन नहीं है सरफेस एरिया की, सरफेस एनर्जी को है टेंशन। ठीक है, मतलब वो वाली टेंशन। फाइन, नेक्स्ट करते हैं एंगल ऑफ कांटेक्ट। ये भी बड़ा प्यारा सा आपके पास टॉपिक है, देखो इसको बोलते हैं स्पर्श कोण। ठीक है, स्पर्श कोण या एंगल ऑफ कांटेक्ट का मतलब क्या होता है, एंगल ऑफ कांटेक्ट हम डिफाइन कर सकते हैं, एक वो एंगल, जो कौन सा एंगल है, जो बन रहा है टेंजेंट टू द सॉलिड, ठोस के जो टेंजेंशियली जो डायरेक्शन में जा रहा है उसके बीच में, और लिक्विड सरफेस के पॉइंट, लिक्विड सरफेस के बीच में, इन दोनों के बीच में जो एंगल बनता है उसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ कांटेक्ट। कैसे, देखो ये हमारे पास लिक्विड है, इससे ज्यादा इधर ही देख लेते हैं, इधर तो अभी आपके पास है नहीं, इधर तो आपके पास देखो क्या है, ये लिक्विड सरफेस, इसको इससे कर, लिक्विड सरफेस ये वाला, और ये सॉरी ये आपके पास सॉलिड और ये लिक्विड सरफेस, दोनों के बीच में क्या है एंगल ऑफ कांटेक्ट, 90 डिग्री। ठीक है, अब दूसरे में देखते हैं, देखो यहाँ पे आपके पास अब ये सॉलिड सरफेस और ये इसका टेंजेंशियल, देखो लिक्विड सरफेस के यहाँ पे ये टेंजेंट, तो इन दोनों के बीच का एंगल कैसा है, ये कैसा है, एक्यूट। अगला आपके पास एंगल ऑफ कांटेक्ट, अगर ये मिनिस्कस ऐसा हो, मिनिस्कस देखते रहना भाई, ये लेवल सिंपल लेवल है जो हमारे पास होता है, तो जहाँ पे मिनिस्कस ना बन रहा हो, ये कौन सा मिनिस्कस है, केव टाइप का मिनिस्कस, यानी कि कनकेव। और अगला आपके पास कौन सा है, ये कन्वेक्स मिनिस्कस, कन्वेक्स ऐसे उठा हुआ। इसमें देखो भाई ये, और आपके पास कौन सा है, ये है टेंजेंट, तो ये बना हमारे पास एक्यूट। ठीक है, ये हमारे मिनिस्कस है और ये एंगल ऑफ कांटेक्ट की डेफिनेशन। तो ध्यान दो हमारे पास
कैसे कैसे हमारे पास लिक्विड होते हैं? हमारे पास लिक्विड होते हैं कि जिसमें एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट कुछ ऐसा बन रहा हो, कुछ ऐसा बन रहा हो और कुछ ऐसा बन रहा हो। जब ये कनकेव मिनिस्कस बनता है तो हमारे पास ऐसे जो लिक्विड होते हैं वो वेट करते हैं सरफेस को। कौन से सरफेस को? जिससे वो कांटेक्ट में है। और अगर आपके पास ऐसा मिनिस्कस बनता है तो वो आपके पास वेट नहीं करते सरफेस को, कंटेनर के सरफेस को। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे जहाँ थीटा लेस देन 90 हो, एक और चीज भी है, कैपिलरी यानी कि कैपिलैरिटी, जो हम फिनोमिना पढ़ते हैं। कैपिलैरिटी का मतलब क्या होता है? हाइट राइज होना। कोई एक पतली सी आप नैरो से बोर की, यूनिफॉर्म बोर की जब ट्यूब ले लेते हैं और उसमें हाइट राइज होती है, आप देखते भी हो परफ्यूम की बोटल्स में, अगर वो ट्रांसपेरेंट हो तो अगर बेशक से लिक्विड नीचे हो फिर भी उसकी जो हाइट होती है वो ऊपर तक इंक्रीज होती है, नॉर्मल भी अगर आप स्ट्रो रख दो तो थीटा अगर लेस देन 90 डिग्री हो किसी लिक्विड में तो ये जो हाइट राइज होगी कैपिलरी में, पतली सी ट्यूब में, वो पॉजिटिव होगी। सरफेस यहाँ पे था और ये कहाँ पहुंच गया? ऊपर। मिनिस्कस कैसा होगा? मिनिस्कस आपके पास होगा लेस देन 90 पे कनकेव। अगला थीटा 90, एच की वैल्यू 0, यानी कि अब कोई हाइट राइज नहीं होगी। थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री ऑब्ट्यूज, और हाइट क्या होगी कैपिलरिटी में? फॉल। एच की वैल्यू क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी। ऐसा लिक्विड वेट करेगा कि नहीं करेगा? नहीं करेगा। कौन सा होता है ऐसा एग्जाम्पल? ऐसा एग्जाम्पल होता है हमारे पास मरकरी। मरकरी को अगर आप करो एक कंटेनर में डालो, ऐसे करके निकाल दो, कंटेनर बेचारा बिल्कुल साफ सुथरा। ऐसे स्लाइम भी होता है, स्लाइम हाथ पे रखते हैं तो आपको लगता है गीला होगा पर होता नहीं है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आपके पास है कैपिलैरिटी। कैपिलैरिटी देखो, एक चीज और रहेगी इसमें, छोटा सा है, कर ही लेते हैं जब पूरा कर रहे हैं तो अधेसिव और कोहेसिव फोर्सेस होती हैं। अधेसिव मतलब कि ऐसी फोर्सेस जो कि अलग अलग सरफेसेस में लग रही है। जैसे सपोज करो मेरा ये कंटेनर है और लिक्विड है, लिक्विड और कंटेनर के जो आपके पास सरफेसेस के बीच में फोर्सेस हैं वो कैसे फोर्सेस हैं? अधेसिव, यानी कि डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स, यानी कि कांटेक्ट जो हो रहा है जिनका वो अलग अलग, अगर आपके पास सब्सटेंसेस हैं उनके बीच की जो फोर्स है वो अधेसिव फोर्स होती है। कोहेसिव फोर्स क्या होती है? कोहेसिव साथ साथ, को एजुकेशन साथ साथ, ओ से साथ साथ। तो कोहेसिव फोर्सेस होती हैं आपके पास जो लिक्विड और लिक्विड के बीच में है। ये H2 और H2O जो फ्रेंड है आपस में, यानी कि इन दोनों के बीच की जो आपके पास फोर्सेस हैं वो कोहेसिव फोर्सेस है। तो आप इसमें ये भी देख सकते हो जो मैंने कहा ना, जिसका कनकेव मिनिस्कस बनेगा, जिसका थीटा कैसा होगा? एक्यूट होगा, एंगल ऑफ कांटेक्ट, तो वो क्या करेंगे? वो वेट करेंगे सरफेस को। पानी भी उसमें से एक है, पानी भी आपके पास ग्लास में से निकाल दो फिर भी स्टिक रहता है। तो ऐसे जो लिक्विड होते हैं उनकी फोर्स कौन सी ज्यादा हुई? कोहेसिव या अधेसिव? कोहेसिव या अधेसिव? कौन सी? तो अब वो क्या कर रहे हैं? स्टिक रह रहे हैं ना कंटेनर से, उनको कंटेनर ज्यादा अच्छा लग रहा होगा। तो अधेसिव फोर्सेस जो हैं वो ज्यादा होती हैं कौन से वाले लिक्विड्स की? ऐसे लिक्विड की जिसका मिनिस्कस कैसा बन रहा हो? कनकेव बन रहा हो। ठीक है, तो ऐसे वाला ये ना, ये हमारा वाटर है और ये वेट करेगा वॉल्स को। इसमें जो है वो क्या होगा? इसमें जो होगा वो कोहेसिव फोर्सेस लेस होंगी देन अधेसिव फोर्सेस। और मरकरी जैसे लिक्विड में आपके पास ये चीज उल्टी होगी, उसकी अधेसिव फोर्सेस कम होंगी एज कंपेयर टू कोहेसिव फोर्स। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड। कैपिलैरिटी हम देख चुके हैं, मतलब थोड़ा बहुत तो आपको अब आ ही गया होगा, हमने बातचीत करी है इसके बारे में। फिनोमिना ऑफ राइजिंग और फॉलिंग ऑफ हाइट, या तो उठना या फिर उसका फॉल डाउन होना ऑफ फ्लूइड इन कैपिलरी ट्यूब, तो इसको हम बोलते हैं आपके पास कैपिलैरिटी, कैपिलरी ट्यूब। ठीक है, और कैसे कैसे होगी हमने अभी देखा है, आप दोबारा से पॉज करके उसे समझ सकते हो। देखो अब ये अगर देखें तो ये हाइट जो राइज और हमने फॉल करती हुई ली थी, ये किस किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है हमारी सरफेस टेंशन को, हम नहीं ले रहे अब भाई तुम्हें, हम टी लेंगे, सरफेस टेंशन टी पे कॉस थीटा, ये थीटा है एंगल ऑफ कांटेक्ट, इस पे भी करता है फर्क पड़ेगा हाइट का। ये रो जो दिख रहा है आपको, ये रो है लिक्विड की डेंसिटी भाई, जो लिक्विड आपने डाला है इसमें, जी ग्रेविटी, आर जो है वो आपका रेडियस है, कैपिलरी का जो रेडियस है वो आर है, और ये थीटा एंगल ऑफ कांटेक्ट है, इस पे करेगा। और किस पे करेगा? सरफेस टेंशन पे डायरेक्टली। ठीक है, तो बस आपको ये डिपेंडेंस पता होनी चाहिए बेटा। ठीक है, और हम आ चुके हैं क्वेश्चंस की तरफ। देखिए आपके उस सारे के सारे क्वेश्चन आंसर हो पाते हैं कि नहीं हो पाते। आई होप आपको सारे के सारे क्वेश्चन
के आंसर्स पता हों इस टाइम तक आते आते, और अगर आपको पता हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको जितने भी क्वेश्चन हम करने वाले हैं उसके आंसर आप मेरे से पहले या फिर मेरे साथ साथ समझ के बिल्कुल अच्छे से दे पा रहे हो कि नहीं। एक्सेस प्रेशर इन अ सोप बबल ऑफ रेडियस इज प्रोपोर्शनल टू, आपने दो एक्सेस प्रेशर पढ़े हैं भाई, एक लिक्विड वाला एक सोप बबल वाला, दोनों के चाहे ऊपर कोई भी डिपेंडेंस हो, नीचे क्या थी या फिर साथ में क्या थी, आर, 1/r, 1/r स्क्वायर, 1/r क्यूब, क्या थी, ऐसे लिखा था ना, एक था 2s/r ये लिक्विड वाले में, और एक आपके पास था 4s/r सोप बबल में। तो अल्टीमेटली डिपेंडेंस कैसी है, 1/r, तो आंसर इज बी। ओके, नेक्स्ट, the viscous force between the layers of a liquid does not depend on which of the following, ठीक है, viscous जो force है वो between the layers of a liquid does not depend on which of the following, contact area of the layers, nature of the liquid, velocity gradient, डेंसिटी ऑफ लिक्विड। तो जो विस्कस ड्रैग होती है वो एरिया पे डिपेंड करता है, हमने देखा था, जो वो इटा था आपको दिख रहा था वो आपके पास नेम ऑफ द नेचर ऑफ द लिक्विड पे भी डिपेंड करता है, और वेलोसिटी ग्रेडियंट तो हमने खुद साक्षात उसको डाला था फॉर्मूले में, डेंसिटी ऑफ लिक्विड नहीं होता, ठीक है, तो इसमें से कौन से वाला नहीं है, नॉट है हमारा भाई डी, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, फाइंड द डायमेंशन ऑफ इटा इन स्टोक्स लॉ। देखो स्टोक्स लॉ में कुछ नहीं होता, मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। स्टोक्स लॉ में आपके पास अगर कोई ये वाटर है तो हमारे पास और ऊपर से कोई यूनिफॉर्म, ये आपके पास एक बॉल आ रही है, यूनिफॉर्म स्फेयर लाइक स्ट्रक्चर आ रहा है, तो स्टोक्स लॉ कहता है कि इसके ऊपर जो विस्कस ड्रैग लगेगा ना, कौन कौन सी फोर्सेस लगती हैं इस पे फोर्सेस लगती हैं, देखो कि एक तो आपके पास जो नीचे की तरफ वेट, ठीक है, फिर एक विस्कस ड्रैग जिसको हम फोर्स मान लेते हैं एफ, एक कौन सा लग रहा होगा, अपथ्रस्ट, जो एक अपथ्रस्ट भी लग रहा है, तो ये फोर्सेस लग रही होती है जब भी एक कोई आपके पास यूनिफॉर्म में कोई स्फेरिकल बॉडी मान रहे हो आप, लिक्विड में जा रही है ऐसे, तो ये जो विस्कस ड्रैग है ये स्टोक्स लॉ के हिसाब से क्या होती है, 6 पाई इटा आर वी, वी टर्मिनल वेलोसिटी जिसकी वजह से जिस वेलोसिटी से ये आप नीचे की तरफ इसे भेज रहे हो, ठीक है। चलो, तो 6 पाई इटा आर वी दिख रहा है, ये स्टोक्स लॉ का आपके पास फॉर्मूला होता है विस्कस ड्रैग का, मैं फिर से बता देती हूँ, ये है विस्कस ड्रैग का फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू द स्टोक्स लॉ। चलिए करते हैं, तो आपके पास फोर्स की एम एल टी -2, इटा को उधर छोड़ दो भाई, इटा का कुछ नहीं कर सकते, उसको बताना है, 6 पाई डायमेंशन नहीं होती, आर को नीचे ले आओ, आर क्या है एल, वी को भी नीचे ले आओ, ले आते हैं भाई एल टी -1, तो क्या आ जाएगी आपके पास डायमेंशन आ जाएगी एम एल -1 टी -2 +1, तो क्या आ जाएगी -2 +1 -1, फटाफट से पिक करो कौन सा, फटाफट से, अगर नहीं भी आया था कोई नहीं, मैंने समझा दिया, फटाफट पिक करो कौन सा आएगा, सी। ओके, अगला, एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू रेजिस्ट परमानेंट चेंजेस टू इट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ स्ट्रेस एक्टिंग ऑन इट्स इज टर्म्ड एज, ये अलग वर्ड है, इज टर्म्ड एज, ये कल पढ़ा था हमने, जिसने भी ये कल की स्लाइड देखी होगी उसको पक्का पता होगा, वैसे भी आपको पता होगा, काफी इंटेलिजेंट बच्चे हैं हमारे पास। एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू रेजिस्ट परमानेंट चेंजेस टू इट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ स्ट्रेस, मैंने स्ट्रेस लगाया, वो कह रही है नहीं भाई मैं तो अपनी पोजीशन पर रहूंगी, मैं तो अपोज करूंगी, यानी कि कोई परमानेंट चेंज नहीं आने दूंगी, तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, रिजिडिटी, ढीठ वाली, इलास्टिसिटी, यानी कि जो फ्लेक्सिबल है वो वापस आ जाएगी अपनी पोजीशन, ठीक है। अगला, इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड, ठीक है कर दिया, बॉइलिंग पे मत लेके जाओ, चलो इंक्रीज कर लेते हैं, इट्स सरफेस टेंशन विल, कह रहे पहले तो इंक्रीज होएगी फिर डिक्रीज होएगी, सरफेस टेंशन क्या था, सरफेस टेंशन क्या था, स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह एक्ट करना, किसका, लिक्विड का, तो पहले इंक्रीज होएगी फिर डिक्रीज होएगी, फिर डिक्रीज फिर इंक्रीज, कुछ नहीं, सिंपल क्या होएगी, डिक्रीज, आप करो टेम्परेचर इंक्रीज और वो सरफेस टेंशन क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे क्वेश्चन थे और ये हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का सेकंड पार्ट था, आज के हमारे प्रॉपर्टीज ऑफ यूनिट कंप्लीट, मैटर कंप्लीट हो गया। वो नेक्स्ट वीडियो हम जितनी जल्दी अपलोड कर सकेंगे आपको मिलेंगे दोबारा, और तब तक के लिए कीप लीडिंग कीप लर्निंग।